नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी सीजीएल थ्री गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम लोग फोकस करने वाले हैं जो आने वाले बीएसएससी सीजीएल थ्री एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वैसे ही प्रश्नों पे फोकस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, प्रश्न है कि दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 के हो जाए। दोस्तों, प्रश्न में कह रहा है कि दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण है। तो दोस्तों, दो धातुओं का जो मिश्रण कितना है 80 ग्राम है और उसे मिश्रण को दो अनुपातों में बांटा गया है 5:3 में। तो दोस्तों, हम मान क्या लेते हैं यानी देखते हैं कि पहली धातु का अनुपात पहली धातु कितनी है। तो दोस्तों, टोटल मिश्रण कितना है 80। तो पहली धातु की जो मात्रा कितना है तो यह पहली धातु के लिए 5 हो जाएगा। तो 5 को हम ऊपर लिख लेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 8। इस प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, पहली धातु की मात्रा हम निकाल लेंगे। टोटल मिश्रण कितना है 80 ग्राम, तो मैंने 80 लिख लिया, मल्टीप्लाई का साइन दिया। अनुपात है पहली धातु का 5 और दूसरी धातु का 3, यह अनुपात में दिया हुआ है। तो 5 को ऊपर हम लिख लिए पहली धातु का और दोनों को जोड़ के हम इससे डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार ये 10 बार में कट जाएगा और 10 में 5 से गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा 50। यानी पहली धातु की जो मात्रा है दोस्तों वह हो गया आपका 50 ग्राम। यहां तक तो क्लियर है दोस्तों। तो टोटल कितना ग्राम है, टोटल मिश्रण 80 ग्राम है। तो टोटल 80 ग्राम है दोस्तों। तो दूसरी धातु की मात्रा क्या हो जाएगा 30 ग्राम ना होगा। जब पहली धातु की मात्रा 50 ग्राम हो गया तो दूसरी धातु की मात्रा 30 ग्राम ना होगा, क्योंकि टोटल 80 ग्राम है। तो पहली धातु की मात्रा 50 ग्राम तो दूसरी धातु की मात्रा 30 ग्राम हो जाएगा। यहां तक तो समझ गए आप लोग। चलिए, अब दोस्तों प्रश्न में दूसरी बात कर रहा है कि दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। तो दोस्तों, पहली धातु कितनी है 50 ग्राम, ठीक है। दूसरी धातु कितनी है 30 ग्राम। अब दोस्तों कह रहा है कि दूसरी धातु की जो मात्रा है इसमें अब कितना मात्रा बढ़ा देंगे। मान लीजिए कि x मात्रा बढ़ा देंगे तो x मात्रा बढ़ा देने पर यह अनुपात कितना हो जाता है 5:4 हो जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। तो दोस्तों, पहली धातु की मात्रा 50 है, दूसरी धातु की मात्रा 30 है। तो कह रहा है कि दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दिया जाए। तो मान लीजिए कि दूसरी धातु में हम x की मात्रा बढ़ा देंगे। इस प्रकार जब बढ़ाएंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। 5:4 अनुपात का मतलब हम उसे बाई में भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहां देखिए कि 5 में कितना से मल्टीप्लाई किया है कि 50 आया है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया है तभी तो 50 आया है। यानी दोस्तों नीचे भी दोस्तों 10 से वह मल्टीप्लाई करेगा। तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेगा, 4 में 10 से तो कितना आएगा 40 आएगा। तो दोस्तों यहां क्या होना चाहिए, यानी 30 + x = कितना आना चाहिए 40 आना चाहिए। तो 30 तो पहले से दिया हुआ है, यानी x के जगह पर अगर 10 होगा तो यह 40 हो जाएगा। यानी x की जगह पर क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। चलिए दोस्तों एक बार हम फिर समझा देते हैं आपको। ये 50 है और ये क्या है 5। तो दोस्तों यहां 5 में 10 से गुना करने पर 50 आया है कि नहीं आया है। 10 में 5 से गुना किया तो 50 आया है। तो नीचे भी दोस्तों हम 10 से गुना करेंगे तो ये 30 + x का वैल्यू आना चाहिए। तो 4 में 10 से गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा, है कि नहीं, 40 आ जाएगा। और 30 + x दिया हुआ है तो 30 का 30 और x के जगह पर हम 10 लिख देंगे तो यह 40 बन जाएगा। यानी x की जगह पर क्या होगा 10 ग्राम। यानी दोस्तों मिश्रण में क्या कर रहा है, दूसरी धातु के मिश्रण में 10 ग्राम की मात्रा बढ़ा देगा तो यह अनुपात 5:4 में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इसे समझ गए होंगे। आपका सही ऑप्शन ए होगा।
दोस्तों मैथ में अगर आप बहुत कमजोर हैं, कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप गणित को बहुत आसान भाषा में आप सीख सकते हैं। हम आपको एक एक करके वही सब प्रश्न बताएंगे जो बीएसएससी सीजीएल 3 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि हम आपको एकदम आसान भाषा में हम आपको बताते चल रहे हैं। देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं 83। 5 संख्याओं में पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का दुगुना है। यदि पांचों संख्याओं का औसत 27 है तो 5वीं संख्या क्या है? दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पहले समझ लीजिएगा। 5 संख्याओं में पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का दुगुना है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि 5वीं जो संख्या है, पांचवी जो संख्या है उसे हमने x मान लिया कि 5वीं संख्या x है। दोस्तों प्रश्न में कह रहा है कि पहली 4 संख्याओं का जो औसत है वह 5वीं संख्या का दुगुना है। यानी 4 संख्याओं का औसत जो है, 4 संख्याओं का जो औसत है दोस्तों, 4 संख्याओं का जो औसत है वह क्या है? 5वीं संख्या का दुगुना है। चलिए दोस्तों समझे या नहीं समझे, हम एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। हमने 5वीं संख्या को x इसलिए माना है दोस्तों क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि पहली 4 संख्याओं का औसत जो है वह 5वीं संख्या का दुगुना है। तो 5वीं संख्या को मैंने x मान लिया। इस प्रकार दोस्तों पहली 4 संख्याओं का औसत जो हो गया, 4 संख्याओं का औसत, ये 4 संख्याओं का औसत जो हुआ वह 5वीं संख्या जो x है इसका दुगुना है। यहां तक तो दोस्तों क्लियर है? ध्यान से समझिए दोस्तों, हम आपको समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, केवल आपको समझाने में हम इतना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। नहीं तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप भी अगर समझ जाएंगे तो बहुत जल्दी दोस्तों आप सेकेंडों में आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपने मन में ये सब काम कर लेंगे और डायरेक्ट आंसर को आप पकड़ सकते हैं कि अब मेरा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 संख्याओं का औसत क्या हो गया? 2x हो गया। यहां तक दोस्तों क्लियर है? आगे दोस्तों कह रहा है कि यदि पांचों संख्याओं का औसत 27 है, पांचों संख्या का औसत कितना है? 27 है। दोस्तों एक बात देखिए, सबसे पहली बात कि कुल संख्या यहां हम जानना होगा हमको कि आखिर कुल संख्या कितना है। तो कुल संख्या क्या होता है उसे समझिए दोस्तों। तो 4 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 2x। तो 4 संख्याओं का अगर हमें कुल संख्या पता करना हो तो औसत में, 4 संख्याओं के औसत में हम 4 से गुना कर देंगे तो ये 4 संख्याओं का कुल संख्या निकल कर आ जाएगा। और 5वीं संख्या यहाँ x दिया हुआ है तो इसे हम जोड़ लेंगे। यानी औसत में 4 संख्याओं का जो औसत दिया हुआ है इसमें 4 से हम गुना कर देंगे तो 4 संख्याओं का कुल संख्या निकल कर आ गया। और यहाँ टोटल कितना संख्या है? 5 संख्या है। तो 5वीं संख्या को तो हम x माने हुए हैं तो इसको हम यहाँ जोड़ दिए। इस प्रकार दोस्तों 4 में 2x से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 8x और यहाँ प्लस x है। इस प्रकार दोस्तों टोटल कितना हो गया? 9x। यहां तक दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों ये कुल संख्या निकल कर आया आपका कितना? 9x आया, ये कुल संख्या आया। अब दोस्तों यहां कह रहा है यदि पांचों संख्याओं का औसत 27 है तो दोस्तों यहां जो ये 27 आपका जो दिया हुआ है यह क्या है? 5 संख्याओं का औसत है। तो 5 संख्याओं के औसत में हम 5 से गुना कर देंगे तो ये 5 संख्याओं का कुल संख्या निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमें 5वीं संख्या बताने की पूछ रहा है कि 5वीं संख्या क्या है जिसे हम x माने हुए हैं 5वीं संख्या को, यही x का वैल्यू हमें पता करना है। अब दोस्तों यहां देखिए ये 27 9 से 3 बार में कट जाएगा कि नहीं? नतीजा 27 कट गया तो x का जो वैल्यू निकल कर आ जाएगा क्या आएगा? यानी x बराबर हो जाएगा ये 5 गुने 3, यानी यह हो जाएगा आपका 15। यानी 5वीं संख्या जो होगा दोस्तों वह 15 होगा। देखेंगे कि 5वीं संख्या 15 जो है सही आंसर किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। और औसत वाली प्रश्न दोस्तों 1 से 2 प्रश्न तो फिक्स है दोस्तों कि औसत से रिलेटेड, औसत से संबंधित 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको एग्जाम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं करना है। आपको हम यहां समझा भी दिए हैं कि अगर ऐसे भी पूछे जाए
इसमें दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा कि 4 संख्याओं का औसत दिया हुआ है तो कुल संख्या कितना होगा, तो 4 में हम गुना कर देंगे उसके औसत से तो उसका कुल संख्या निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आप आसानी से आप ऐसे प्रश्न को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों 84 नंबर। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। जब भी दोस्तों लगातार बढ़ोतरी, परसेंटेज में बढ़ोतरी वाली बात है तो आपको करना क्या है ऐसे प्रश्नों के लिए, वह हम आपको बता रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। दोस्तों एक व्यक्ति की आय पहले कितना बढ़ा, 10% बढ़ा, तो हम यहाँ 10% लिख लिए, 10 लिख लिया। फिर प्लस का साइन देंगे, फिर कितना बढ़ा 20%, तो 20 लिख लिया। फिर प्लस का साइन देंगे, जो 10% फिर 20% जो बढ़ा है दोस्तों, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी यहां दोस्तों दोनों को प्लस में लिखेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर यही दोनों को जो परसेंटेज में जो बढ़ोतरी हुआ है दोनों को हम मल्टीप्लाई करके बाई 100 लिख देंगे। काट लेंगे इसको, 20 5 से 5 बार में कट जाएगा और ये 5 दूना 10, 2 बार में कट गया। अब टोटल को हम सॉल्व कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये हो गया आपका 10 और ये हो गया 20 और 2 इधर कितना बचा 2, तो सबको ऐड कर लीजिए, 10 20 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। यानी दोस्तों कुल आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो आय में कुल 32% की बढ़ोतरी हुई है। देखेंगे ऑप्शन में 32% का है, ऑप्शन डी आपका यहां करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न भी आप अच्छे से ढंग से सीख गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों 85। एक संख्या में 22.1/2% यानी 22.5% वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। दोस्तों परसेंटेज से संबंधित अगर प्रश्न आए तो आपको सोचना ही नहीं है, बहुत जल्दी आप इसे सॉल्व कर लेंगे सेकेंडों में। देखिए क्या करना है, यहां केवल आपको परसेंटेज से मतलब है। यहां कितना लिखा हुआ है 22.5%। 22.5% का मतलब समझते हैं आप, 22 दूना 44 एक 45 यानी 45/2%। ठीक है, 45/2%। तो 45/2% को आप सॉल्व कर लीजिए ना, तो 45/2 और बाई 100 हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा 1/100। ये हो जाएगा 9 5 45, ये 20 5 100। यानी दोस्तों ऊपर आपका हो गया 9 और नीचे हो गया 20 दूना 40। दोस्तों ये बढ़ोतरी हो रहा है, हमेशा क्या होता है करने पर, वृद्धि करने पर, कह रहा है ना कि वृद्धि करने पर, तो वृद्धि करने का मतलब इसको जोड़ लीजिए आप, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49/40 हो गया। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ऐड करने पर 9 और 40 को ऐड किए तो कितना है 49/40। प्रश्न में क्या कहा है दोस्तों, वृद्धि करने पर वह 98 हो जाता है, तो वृद्धि वाला जो वैल्यू हुआ दोस्तों यही 49 हुआ और ओरिजिनल कौन है 40, यानी पहले वाला 40 और वृद्धि करने पर 49 हुआ। यही 49 का वैल्यू आपका दिया हुआ कितना 98। तो 49 में क्या किया है कि 98 आया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है तभी तो 98 आया है, 98 आया है। तो ठीक दोस्तों हम नीचे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम जान जाएंगे कि मेरा संख्या क्या था। तो 40 में 2 से गुना कर लेंगे तो यह हो जाएगा 80। यानी दोस्तों आपका जो संख्या है वह 80 है। देखेंगे ऑप्शन में 80 कहाँ है, ऑप्शन आपका बी यहां बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न अगर पूछे जाएं तो आप ऐसे ही दोस्तों जल्दी में आप सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों अगला प्रश्न है, दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके आप हमें बताते चलें कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। दोस्तों हम कितना भी अच्छा से अगर समझाएं, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरा ये समझाया हुआ सब कुछ बेकार हो जाएगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको समझ में आ रहा है या नहीं, हमारी बातें आपको समझ में आ रहा है कि ये, इसका जवाब हमें कमेंट में आप करते चले, बताते चले कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते चले। चलिए दोस्तों, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक का ऑप्शन भी आपके पास ही है। प्रश्न है दोस्तों कि रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि, रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि
40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा, रहीम को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। अब दोस्तों देखिए, रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी दोस्तों 40 संतरों का जो क्रय मूल्य है वह 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यही दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। वह कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, यहां जो 40 संतरों का जो क्रय मूल्य होगा दोस्तों वह आपका विक्रय मूल्य कहलाएगा, और 50 संतरों का जो विक्रय मूल्य है यह आपका क्रय मूल्य कहलाएगा। यहां तक तो क्लियर है। तो 40 संतरों का जो क्रय मूल्य है वह 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहां तो स्पष्ट हो रहा है कि हानि हो रहा है, लेकिन बात सवाल है कि हानि कितना प्रतिशत का हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, दोनों में कितना का डिफरेंस है, 40 में और 50 में कितना का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो आपको 10 लिख लेना है, ठीक है। जो डिफरेंस है दोनों में डिफरेंस कर लीजिए। और इसमें देखिए क्रय मूल्य कौन हुआ आपका, 40 या 50। तो दोस्तों 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 50 यहां दोस्तों आपका क्रय मूल्य हुआ। यही हम आपको समझाना चाह रहे थे, यहां कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये 50 आपको नीचे लिखना है, यानी कि दोनों का डिफरेंस बटा क्रय मूल्य इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में पूछा जा रहा है। ये हो गया 10 × 5 = 50 और ये हो गया आपका 20 × 5 = 100, यानी 20% की हानि। ठीक है, देखेंगे ऑप्शन 20% की हानि कहां है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस प्रकार के अगर प्रश्न पूछे जाएं तो आप कंफ्यूज आज के बाद आप नहीं होंगे, क्योंकि हम आपको समझा दिए, बता दिए कि 40 संतरों का क्रय मूल्य जो होगा 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 40 संतरों का जो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य हुआ और 50 संतरों का विक्रय मूल्य जो हुआ वह आपका क्रय मूल्य हुआ। और हमेशा दोस्तों लाभ हानि आप कुछ भी निकालिएगा, कहां से निकालते हैं, कहां से, क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य हमेशा नीचे होना चाहिए बेस पे। उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों, ₹800 की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर ₹920 हो जाती है। यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। दोस्तों ध्यान से पहले प्रश्न को समझिए, फिर आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। 800 रुपए की राशि, यानी यह मूलधन हुआ, 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपया हो जाती है, यानी आपका मिश्रधन हो गया। यह आपका मूलधन और ये मिश्रधन हो गया, ठीक है, यानी प्रिंसिपल, ये अमाउंट हो गया। और अमाउंट में से हम मूलधन को घटा लेते हैं, यानी प्रिंसिपल को घटा लेते हैं, मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे और वो जो घट कर जो निकल कर जो अंतर आएगा वही आपका ब्याज होगा। तो दोस्तों यहां आपका ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 920 में से 800 रुपया। यानी दोस्तों 800 रुपया आपने किसी से कर्ज लिया 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर, वह 920 रुपया हो गया। तो ब्याज कितना दिया आपने, तो 920 में से 800 हम घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये 2 और 9 में से 8 गया 1, यानी 120 रुपया आपका ये ब्याज निकला। यहां तक दोस्तों क्लियर है। और ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का होता है P × R × T/100 होता है, ये तो आप जानते हैं। तो इंटरेस्ट आपका कितना दिया हुआ, 120 दिया हुआ है ब्याज, प्रिंसिपल है आपका 800, रेट कितना है यही तो नहीं पता है, टाइम कितना है 3, ये तो पता है, तो 3 लिख दिया /100। 2 सोना से 2 सोना हम काट दिए, ठीक है। और ये 120 कट जाएगा 8 से, 15 8 20 से 15 बार में कट जाएगा। और ये 3 से 15 कट जाए कितने बार में, 5 बार में, यानी रेट जो निकल कर आया कितना, 5। समझ रहे हैं दोस्तों, ऐसे हम डायरेक्ट काट रहे हैं, आप भी एग्जाम में ऐसे ही काटने का सीखिए, आदत डालिए, ठीक है। ये रेट आपका निकल कर आ गया कितना, 5। ये 5% की दर पर, इसी 5% की दर पर 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपया हो गया है, ठीक है। दोस्तों प्रश्न में कह रहा है यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दिया जाए। अब दोस्तों यही जो रेट जो 5% है इसमें 3% कह रहा है कि बढ़ा दीजिए, जो 5% में 3% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 8%। अब 8% पर कह रहा है दोस्तों 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में
साधारण ब्याज पर कितना हो जाएगा, यानी अमाउंट आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इंटरेस्ट सबसे पहले निकालेंगे तभी तो पता चलेगा ना। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो प्रिंसिपल आपका हो गया 800, रेट हो गया 8, 5 नहीं अब 8 हो गया, टाइम रहेगा 3 वर्ष, ठीक है, बाई 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 8 में 8 से गुना कीजिएगा 64, और 64 में 3 से गुना कर लिए, 8 में 8 से गुना कीजिए 64, और 64 में 3 से गुना करिएगा तो यह हो जाएगा 192, यानी 192। यही 192 रुपया ब्याज होगा, यानी 800 रुपए पर 8% की दर पर 3 वर्षों में ब्याज कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। तो हमसे पूछा जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी, यानी अमाउंट पूछ रहा है। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल जोड़ ब्याज। तो प्रिंसिपल आपका तो 800 है और ब्याज कितना है 192, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 992। यही 992 आपका सही आंसर होगा। देखेंगे ऑप्शन में 992 कहां है भाई, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहां ए में है, जो कि सही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह प्रश्न अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न को, और उसे भी हम लोग बेहतरीन ढंग से सीखते हैं और बीएससी सीजीएल 3 की तैयारी करते हैं। अब दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, 88 नंबर। किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याजों का अंतर 768 रुपया है, तो धनराशि होगी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यह प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जब भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर से रिलेटेड प्रश्न हो तो आपको करना क्या है, उसे ध्यान से समझिएगा। इस ट्रिक को, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस, अंतर, इक्वल टू PR², यानी मूलधन गुने रेट का स्क्वायर, ठीक है, रेट का स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। चलिए, तो डिफरेंस कितना दिया हुआ है, अंतर 768, तो 768 लिख लीजिए, बराबर प्रिंसिपल, तो मूलधन तो हमें नहीं पता है और यही तो मूलधन धनराशि हमें निकालना है, तो इसे छोड़ देंगे। रेट कितना दिया हुआ है भाई, 8%, तो 8 का स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर करिएगा तो 400 ना हो जाएगा। यहां तक तो आप लोग समझ लिए। चलिए, 768 को यहां आप लिख लीजिए, इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान लीजिए, बराबर इक्वल का साइन दीजिए, P गुने 8 का स्क्वायर आपका 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर यानी 8 गुने 8 64 बाई 10,000। चलिए, अब 768 में 64 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो ये 12 बार में पूर्ण रूप से कट जाएगा। दोस्तों बराबर में ऊपर ऊपर, ये आराम से आप इसे काट लीजिएगा एग्जाम में। आप ऐसे काटने की आदत डालिए, अगर नहीं जानते हैं तो ऐसे आदत डालिए। मल्टीप्लाई में है कि नहीं है तो ये कट सकता है। अगर केवल सिंगल भी हो दोस्तों तो उससे ऊपर ऊपर हम काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं, ठीक है। तो 768 में हम 64 से डिवाइड किए तो 12 बार में कट गया, ठीक है। अब दोस्तों 12 बार में कट गया तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप गुना कर लीजिए, तो 1 का गुना P से करिए तो क्या आ जाएगा, P यानी इसका गुना इससे, और 12 का गुना 10,000 से कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 12,000। और यही दोस्तों आपकी धनराशि होगी। देखेंगे ऑप्शन में 12,000 कहाँ है, ऑप्शन सी में है, और यही आपका सही आंसर होगा। दोस्तों एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर का मतलब कितना, 10,000 ना, 10,000 यानी 400 ना, तो ये 300 ना, 100 ना, और यानी 1,20,000 रुपया, ठीक है, 1,20,000 रुपया धनराशि होगा, जो कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आप हमेशा दोस्तों इस कंसेप्ट का, इस फॉर्मूला का आप यूज करेंगे। यदि 2 वर्षों के लिए बात रहे तब, प्रश्न में यदि 2 वर्ष वाली बात रहे और चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर दिया, कभी कभी डिफरेंस नहीं देगा, कभी मूलधन नहीं देगा, कभी रेट नहीं देगा, तो इस प्रकार आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो आप आसानी से दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उन सभी विद्यार्थियों के साथ शेयर जरूर करें जो गणित जिनको समझ में नहीं आता है, गणित से जिन्हें बहुत डर लगता है,
उन सभी विद्यार्थियों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से हम गणित और रीजनिंग को बहुत ही आसान भाषा में, विद्यार्थी की भाषा में हम आपको समझाने का हर संभव प्रयास करते हैं, ताकि आप गणित और रीजनिंग को आसानी से आप सीख सके। चाहे आप गणित और रीजनिंग में कितना भी कमजोर हो, तो आप आसानी से आप गणित और रीजनिंग सीख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में मैथ या रीजनिंग के किसी भी वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।